हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई वाली 21,391 पोस्ट की आई है उसके लिए इडुटेरिया द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 1 है, जिसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें से हम एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग इसको जरूर देखा कीजिएगा, क्योंकि यह जो सेट है बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न है उसी पे तैयार किया गया है। बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर है, उसी आधार पे इसको सेट को पूरा तैयार किया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो। एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया था, उसका भी हम कुल 30 प्रैक्टिस सेट था जिसका हम डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देखिएगा। उसके बाद एक किरण पब्लिकेशन का भी आया था जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था, उसका भी हम डिस्कशन करा दिए हैं। ये तीनों सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा सबका, क्योंकि सब में जो क्वेश्चन दिया गया है नए पैटर्न पे ही दिया गया है। तो आइए देखते हैं, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन कराने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि पढ़ना का क्रियाभेद क्या है। बताना आपको कि पढ़ना का क्रियाभेद क्या होता है। तो यह जो हो जाएगा सकर्मक क्रियाभेद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह सकर्मक क्रियाभेद क्या होता है। तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया गया पढ़ना, पढ़ना क्या है, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है पढ़ेंगे पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया प्रयोधि समानार्थी है। बताना आपको कि प्रयोधि जो शब्द है वो किसका समानार्थी शब्द है। तो इसका जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो समुद्र का हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह बताना है कि प्रयोधि किसका पर्यायवाची है, तो यह जो है समुद्र का हो जाएगा। समुद्र का और क्या क्या पर्यायवाची होता है, तो सागर होता है, और उसके बाद जलधि होता है, निरधि होता है। फिर देख लेते हैं, यहाँ दूध दिया गया, यहाँ भी दूध दिया गया, तो यहाँ दुग्ध दिया है, यहाँ दूध दिया है, तो दोनों का पर्यायवाची क्या होता है। तो दूध का पर्यायवाची दुग्ध है, उसके बाद क्षीर होता है, उसके बाद पय होता है, उसके बाद गौरस होता है। फिर यहाँ दिया गया वारी, वारी क्या होता है, तो वारी का पर्यायवाची शब्द होता है पानी, जिसे हम लोग नीर भी कहते हैं या जल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका समुद्र का क्या हो जाएगा, तो समुद्र का प्रयोधि हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि अधिकरण कारक के चिन्ह है। बताना आपको कि अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है। तो इसमें जो चिन्ह है में और पर जो है अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जिस शब्द में क्रिया के आधार के होने का बोध हो अधिकरण कारक कहलाता है। याद रखिएगा, अधिकरण कारक क्या कहलाता है, तो जिस शब्द के क्रिया के आधार पर होने का बोध होता है उसी को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया में दिया गया तथा पर दिया गया, या विभक्ति चिन्ह है, इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वृद्धि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। बताना है कि वृद्धि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा, इसमें जो दिया गया है क्षय दिया गया वह हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्षय मतलब होता है नुकसान होना, वृद्धि मतलब होता है आगे बढ़ना। अगला देख लेते हैं, दिया गया है शेषव शब्द का बना संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा। बताना है आपको कि शेषव जो शब्द है इसका बना जो संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा। यह जो हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध करता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। शेषव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शेषव जो है शिशु को रिप्रेजेंट कर रहा है, बचपना को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से यह क्या हो जाएगा, तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो ये जो कहलाते हैं तत्सम कहलाते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर जगह। जान लेते हैं कि तत्सम होता क्या है। तो तत्सम उसे कहते हैं, संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे ही होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। फिर यही क्वेश्चन पूछ दे कि देशज किसे कहा जाता है। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, तो उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ तद्भव दिया गया, तद्भव क्या होता है। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनके थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। तो याद रखिएगा तीनों को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है भरपेट किस समास का उदाहरण है। बताना है कि भरपेट जो शब्द है वह किस समास का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप है। बताना आपको कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा।
तो कवि का जो हो जाएगा कवियत्री हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं। तो देख लेते हैं कुल व्यंजन कितने होते हैं। तो कुल व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, त का उच्चारण होता है, बताना है आपको कि त का उच्चारण कैसे होता है। तो यह जो हो जाएगा दंत से उच्चारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही दंत ध्वनि वो होती है जिनके उच्चारण में जीभ दांत के पिछले भाग की छूती है, उसी को हम लोग दंत से कहते हैं। जैसे इसके तहत त, थ, द, ध, न जो होते हैं इसे दंत से होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है उसको फिलअप करना है। तो दिया गया सेंटेंस आई एम एवरेस्ट टू, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट होमोफोन्स भरना है। तो इसमें देख लेते हैं, दिया गया द डैश ऑफ द कैट्स एंड सार्क। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पाउस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। पाउस क्या होता है, तो पाउस ऑफ द कैट्स होता है बिल्लियों के पंजे होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि फाइंड द सुइटेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। इसका सुइटेबल ऑब्जेक्टिव बताना है। तो दिया गया है एफेक्शन। एफेक्शन क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है स्नेह। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो हो जाएगा एफेक्शनेट हो जाएगा, जो कि स्नेही हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो दिया गया ही स्पीच वाज डैश। तो इसका जो ही स्पीच वाज डैश की जगह जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा स्पेल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मंत्र मुग्ध करना इसका अर्थ होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना है। तो दिया गया ही ट्रेवल डैश कार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ही ट्रेवल बाई कार। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल आर्टिकल। इसमें सुइटेबल आर्टिकल्स भरना है। तो दिया गया लेट अस प्ले डैश चेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि यूज द करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। इसमें सही का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। तो दिया गया है माला लुक्स प्रीटी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताना है। तो इसका उल्टा जो हो जाएगा उगली हो जाएगा। प्रीटी मतलब होता है सुंदर, तो यह उगली मतलब होता है बदसूरत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। इसका नाउन से वर्ब भरना है। तो दिया गया है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का अर्थ होता है, यह नाउन है जिसका अर्थ होता है आवेदन। इसका जो वर्ब हो जाएगा अप्लाई। तो अप्लाई मतलब क्या होता है, तो आवेदन करना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनिटिव भरना है। तो देख लेते हैं, दिया गया इट इज नॉट इजी डैश ऑल पीपुल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर टू प्लीज हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दिया गया 20 नंबर क्वेश्चन जो है, राइट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द ऑफ द गिवन वर्ड। इसका प्लूरल फॉर्म बताना है। तो दिया गया है थीप। तो इसका प्लूरल जो हो जाएगा थीप्स हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जीके जीएस का अब क्वेश्चन है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। बताना है आपको कि स्कर्वी रोग होने का कारण मुख्य क्या है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक एसिड होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। बताना है आपको सबसे लंबी अस्थि मानव शरीर में कौन सी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेपी। स्टेपी जो है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जबकि यह कहाँ पाई जाती है, तो यह कान में पाई जाती है। फिर अगला दिया गया ह्यूमेरस। ह्यूमेरस क्या होता है, यह हाथ की एक लंबी हड्डी है जो कंधों के कोहनी तक चलती है। फिर अगला दिया गया अल्ना। अल्ना क्या होता है, तो अल्ना जो होता है यह कोहनी की हड्डी उसके बाह की कलाई में दो हड्डी में से एक होती है, जो कि दूसरा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दायरा कहते हैं। फिर यही दिया गया फीमर। फीमर जो होता है यह मानव की सबसे लंबी हड्डी है, जो कि यह मानव के जांघ के भीतर स्थित होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सबसे लंबी अस्थि कौन सी हो जाएगी। तो सबसे लंबी अस्थि जो हो जाएगी फीमर हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले दिया गया पोटेशियम सल्फेट। अगला दिया गया पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसमें जो प्रयोग होता है
पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4 होता है। याद रखिएगा क्या होता है, तो KMnO4 होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। बताना है आपको कि किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन दिया गया, तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन अणुओं का एक जटिल समूह होता है जो शरीर में सभी जरूरी काम को पूरा करता है। फिर अगला दिया गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है यह सर्वप्रथम मुंह में ही इसका पाचन होने शुरू हो जाता है स्टार्च के माध्यम से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह कैसा एक है, तो यह जो होता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है तथा ग्लूकोज या शर्करा आपके शरीर में कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के लिए ऊर्जा मुख्य स्रोत होता है। फिर अगला दिया गया वसा। वसा जो होता है वह शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता होने से हम लोग के शरीर में हानिकारक भी पहुंचाता है। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग विटामिन। विटामिन जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में हमारे शरीर में नहीं पाई जाती है, इसे हम लोग भोजन के माध्यम से अपने शरीर के अंदर लेना होता है। उसी को हम लोग विटामिन कहते हैं। जैसे विटामिन के क्या होते हैं, तो विटामिन जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं, एक पानी में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन विटामिन होते हैं, A, D, E, K जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। वही जल में घुलनशील कौन से होते हैं, तो जल में घुलनशील जो होते हैं B और C होते हैं। याद रखिएगा B कॉम्प्लेक्स प्लस C जो है यह जल में घुलनशील होता है, जबकि वसा में घुलनशील कौन कौन विटामिन होते हैं, तो A, D, E, K जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। बताना है आपको कि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक इसमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हीरा दिया गया है। हीरा जो होता है यह कार्बन का एक अवरूप है, शुद्धतम अवरूप है। फिर यहाँ दिया गया एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो होता है यह एक सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है, जो कि इसका रंग कैसा होता है, तो काला होता है। फिर यहाँ दिया गया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है यह जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जो कि इसका कहाँ प्रयोग होता है, तो इसका पेंसिल के लीड बनाने में या घड़ियों की कमानी बनाने में प्रयोग किया जाता है, या न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है। बताना है आपको कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण जो होता है मानसिक तनाव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। यह प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। या विद्युत धारा जो होता है उसकी दिशा जो होता है धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। याद रखिएगा, यहाँ दिया गया विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है, तो विद्युत सेल की ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसी को हम लोग विद्युत सेल कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, हैजा किसके कारण होता है। बताना आपको कि हैजा नामक बीमारी किसके कारण होता है। तो यह जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि किस बैक्टीरिया के कारण। यह जो होता है वाइब्रियो कारलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। तो यह जो प्रस्तुत किया था यह जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। बताना आपको कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। यह जो होता है 78.03% होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है। बताना आपको कि ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या होती है। तो इसकी विधि जो है खमीरीकरण जो है यह विधि है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। बताना आपको कि टाइफाइड बुखार जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है, किसके कारण होता है यह। तो यह जो होता है जीवाणुओं के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर जगह। यह कौन सा जीवाणु इसका कारण होता है। तो यह जो होता है सैल्मोनेला एंटोरिका सेनेटाइप टार्की बैक्टीरिया जो है इसका मुख्य कारण है। यह कैसे हो जाता है, तो यह जो होता है बैक्टीरिया जो होता है पानी और खाने के जरिए हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और यह फैलने लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी होती है। बताना आपको कि आधुनिक टीवी की स्क्रीन जो है वो किससे बनी होती है। यह जो बना होता है प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बनी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बने होते हैं। तो यह जो बने होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह नाइक्रोम क्या होता है, तो यह अचुंबकीय गुणों वाली मिश्र धातु है। यह निकिल और
क्रोमियम तथा लोहे से मिलकर बनता है। याद रखिएगा किससे बनता है, तो निकेल, क्रोमियम और लोहे से मिलकर बनता है। फिर यहाँ दिया गया जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या होता है, तो निकेल, रजत और तांबे का मिश्र धातु होता है जिसमें निकेल का और प्रायः जस्ता मिलाया जाता है। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण जो होता है यह जीवाणु होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह कौन सा जीवाणु होता है, तो इसका जीवाणु का नाम है ब्रूसेला एबोर्स्टस नामक जीवाणु होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया है। बताना है कि कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए ज्यादा जिम्मेदार समझा जाता है। तो यह जो समझा जाता है बेरीसेला विषाणु समझा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बेरीसेला विषाणु जो होता है चिकन पॉक्स होने का कारण जो होता है, इसी को हम लोग बेरीसेला जोस्टर नाम से के विषाणु के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहला बार जजिया कर लगाया था। तो ये जो पहली बार जजिया कर जो लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही फिरोज शाह तुगलक ने खराज भूमि का उपज का 1/10वां भाग कर लगाए थे। फिर खम्स युद्ध जो या लूट की जो भूमि होती थी उसमें 1/5 भाग कर लगाए थे। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है यह लाफर वक्र दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि लाफर वक्र क्या होता है। तो लाफर वक्र सरकारों द्वारा एकत्रित कर दरों और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है, जो कि वक्र बताता है कि जैसे जैसे कर नियमन स्तरों से बढ़ते हैं सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व भी बढ़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। बताना है आपको कि डोडा बेटा चोटी जो है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। तो यह जो स्थित है यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। बताना है आपको भारत के राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना हो तो किसे सौंपेंगे। तो यह जो सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रपति पद का कितना साल का कार्यकाल होता है। यह जो होता है 5 साल का कार्यकाल होता है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो अपने स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे के पद से मुक्त हो सकते हैं। ये अगला देख लेते हैं, दिया गया बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। बताना है आपको कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था। यह जो बक्सर का युद्ध कब हुआ था सबसे पहले जान लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था, जो कि किसके किसके बीच में हुआ था। तो अंग्रेजों और मीर कासिम जो कि अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी का सेना जो है विजयी रहा था, जो कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन थे। तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि बिंबिसार किस वंश के राजा थे। बताना है आपको कि बिंबिसार जो थे वह किस वंश के राजा थे। तो यह जो राजा थे यह हर्यक वंश के राजा थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक किसने किया था। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने ही मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में किए थे, जो कि वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी भी बनाए थे। क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि राजगीर का निर्माण किसने करवाया था। तो यह हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने करवाए थे, जो कि अपने शासन के दौरान उन्हें इसको राजधानी भी बनवाए थे। अब बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को अब महात्मा बुद्ध के जीव सेवा में भेजे थे। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध के सेवा में भेजे थे। तो यह जो भेजे थे बिंबिसार ने भेजे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। बताना आपको कि राजा भोज जो थे किस राजवंश से संबंधित थे। तो इनका जो संबंध था परमार राजवंश से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह राजा भोज मालवा के परमार वंश के 9वां यशस्वी राजा थे, जिन्हें उनकी राजधानी कहाँ थी। तो उनकी राजधानी धार थी। इसके याद रखिएगा, इसका राजधानी एक बार पूछा हुआ है। तो राजधानी कहाँ थी, धार थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वह चंद्रमा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितना है। तो औसत दूरी जो है 4 लाख किलोमीटर है,
जो कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए थे? यह जो किए थे गुरु अंगद ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। गुरु अंगद देव ने सिख धर्म के जो गुरु थे, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किए थे या शुरुआत किए थे, जो कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किए थे। क्वेश्चन पूछ देगा गुरु अर्जुन देव ने क्या किए थे, तो इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किए थे। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जो थे सच्चा पातशाह कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि सिख गुरु को सच्चा पातशाह कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया गया इस हिसाब से जो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में जो था यह 996 था। याद रखिएगा 996 लिंगानुपात था। वही क्वेश्चन पूछ देगा पूरे भारत में कौन सा हो जाएगा, तो पूरे भारत में केरल हो जाएगा, जिसका कितना था, तो 1084 था। फिर अगला दिया गया यहाँ गोवा। गोवा का कितना है, तो गोवा का है 973 है। जबकि यहाँ सिक्किम दिया गया है, सिक्किम का कितना है, तो 890 है। उसके बाद यहाँ कर्नाटक दिया गया, कर्नाटक का कितना है, 973 है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? बताना है आपको भारत में विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। यह जो राज्य है वह राजस्थान हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें राजस्थान जो है सबसे विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। वही हम लोग देख लेते हैं कि अगर क्षेत्रफल 5 बड़े राज्यों के क्रम हम लोग देख लेते हैं, तो सबसे बड़ा जो है राजस्थान है, दूसरा जो है मध्य प्रदेश है, तीसरा जो है महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। जबकि वही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो यह जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? बताना है आपको गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कब हुआ था। यह जो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? बताना है आपको कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है। यह जो लंबित कर सकता है केवल 14 दिन के लिए लंबित कर सकता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगर यह धन विधेयक लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा के पास 14 दिन के पास ये लौटाए या ना लौटाए यह पास हो जाता है। तो यह जो मान्य कितना होता है 14 दिन का मान्य होता है। आगे देख लेते हैं। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। बताना आपको कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह क्या होता है, तो वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को ऋण देती है उसी को हम लोग रिवर्स रेपो दर कहते हैं। आगे देख लेते हैं। दिया गया है रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है। बताना आपको कि रथ यात्रा जो है प्रसिद्ध त्योहार कहाँ का है। यह जो प्रसिद्ध त्योहार है पुरी का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये पुरी कहाँ स्थित है, तो पुरी जो है उड़ीसा में है। जो कि यह पुरी में यह इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना शंकराचार्य द्वारा किया गया था, जो कि यह चारों धर्मों में से एक माना जाता है। फिर यह राजा अवंती वर्मन द्वारा निर्माण कराया गया, जो कि भगवान जगन्नाथ मंदिर जो है वो उसकी कला उत्कृष्ट नमूना है। जो कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है। बताना आपको कि इजराइल के संसद को किस नाम से जाना जाता है। यह जो जाना जाता है नीसेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं। डाइट दिया गया है। डाइट क्या होता है, तो डाइट जो होता है जापान का संसद का नाम है। वही दिया गया मजलिस। मजलिस किसका नाम है, तो मजलिस जो होता है यह ईरान का संसद का नाम है। जबकि यहाँ दिया गया नेशनल पंचायत। नेशनल पंचायत किसका होता है, तो यह जो है नेपाल का है। तो याद रखिएगा, ये चारों का याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बताना है आपको कि उत्तर मीमांसा दर्शन जो है उसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक जो थे बदरायन थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे। यहाँ जैमिनी दिया गया। जैमिनी किसके प्रवर्तक थे, तो यह पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। जबकि यहाँ दिया गया कराड। कराड किसके प्रवर्तक थे, तो ये उलूक विशेषण दर्शन के प्रवर्तक थे। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि पंचायतों में संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो यह जो समिति जो किए थे ये लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जो थी किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह कब किए थे? तो यह जो किया गया था 1986 ईस्वी में गठित लक्ष्मी सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने का सिफारिश किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया है कि भारत का पहला दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? यह जो भूमध्य रेखा से जो दूरी है यह हो जाएगा 876 किलोमीटर है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि इसके हम लोग किस नाम से जानते थे? तो यह इसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है यह अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला देख लेते हैं। दिया गया है भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जो इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय जो होगा न्यू दिल्ली में है, जबकि इसकी 7 कमांड में बांटा गया है। तो इस 7 कमांडों में से जो पूर्वी कमांड है उसका मुख्यालय कोलकाता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया प्रसिद्ध यात्री निकोल कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे? तो देख लेते हैं किसके काल में किए थे। तो पहला दिया गया कृष्ण देव राय, जो कि नहीं किए थे। अगला देवराय द्वितीय, ये भी नहीं किए थे। अगला अच्युत राय, ये भी नहीं किए थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो जान लेते हैं कि निकोल कोंटी जो थे यह किसके काल में आए थे। तो यह जो थे यह देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे, जिसकी जबकि यह बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था उसने कृष्ण देव राय के शासनकाल में यात्रा किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि बारबोसा किसके दरबार में आए थे। तो यह कृष्ण देव राय के दरबार में आए थे। ये जो थे निकोल कोंटी थे वो किसके दरबार में आए थे? तो देवराय प्रथम के काल में आए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्यों के द्वारा करते हैं? तो यह जो किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिए थे? तो यह जो लिए थे 1858 अधिनियम, जो कि 1857 में हुए विद्रोह के देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1858 में भारतीय प्रशासन के सीधे अपने हाथों में ले लिए थे। तो इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब किया गया था? यह जो इसकी स्थापना किया गया था 1953 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ दे। यहाँ दिया गया 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना किया गया था। फिर यहाँ दिया गया 1969 में क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किया गया था। फिर यहाँ दिया 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा 1948 में किसका किया गया था? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का स्थापना किया गया था। 1959 में किसका किया गया था? तो इसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किया गया था। फिर दिया गया 1954, इसमें ललित कला अकादमी की स्थापना किया गया था। 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किया गया था। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून जो होता है अंडमान निकोबार द्वीप में आता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अंडमान निकोबार के कितने दिन बाद केरल के तट पे पहुंचता है? तो केरल के तट पे लगभग एक सप्ताह बाद आता है, केरल के मालाबार तट पे। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कार्य है जो रिजर्व बैंक का नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया बैंकों के बैंक का कार्य, इसका जो सही है। अगला है सरकारी बैंकों का कार्य, ये भी सही है। अगला है विदेशी विनिमय का नियंत्रण, ये भी कारण है, सही है। अगला है व्यापार नीति का निर्धारण, व्यापार नीति का निर्धारण जो है यह कार्य नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया? बताना आपको कि किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया भारत के संविधान में। तो यह जो रखा गया अनुच्छेद 360 के अंतर्गत रखा गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल या अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत में कुल 3 प्रकारों का आपातकाल का प्रावधान किया गया। वो कौन कौन सा है? तो एक किया गया राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। फिर एक है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाना, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत किया गया है।
फिर वही होता है एक अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल होता है, जो कि यह अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं, बताना है आपको कि संसद के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल होते हैं। तो देख लेते हैं, पहला है राष्ट्रपति जो कि शामिल होते हैं, अगला है राज्यसभा ये भी शामिल होते हैं, अगला है लोकसभा ये भी शामिल होते हैं। तो ये तीनों जो होते हैं शामिल होते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया अनहैप्पी इंडिया जो कि बाल गंगाधर तिलक, जो कि पहला ही इसका जो है गलत दिया गया है। ये अनहैप्पी इंडिया जो है यह किसकी पुस्तक है, तो यह जो पुस्तक है लाला लाजपत राय की पुस्तक है। यह बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक केसरी एक है और एक मराठा है। ये दो पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक की है, जबकि अनहैप्पी इंडिया किसकी है, तो लाला लाजपत राय की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुमेलित ही पहचानना था कौन सा गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे दिया गया दुर्गेश नंदनी जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। अगला है इंडियन विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद ये भी सही है। अगला है पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पहचान करना था। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन का अध्यक्षता की थी। यह जो अध्यक्षता किए थे आगम खान ने। तो इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। यह जो किया गया था 1986 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा है, बताना है आपको कि शेयर बाजार पर नियंत्रण वाली संस्था कौन सी है। तो यह जो है सेबी है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। जो कि इसकी वैधानिक मान्यता कब मिली थी, तो यह जो मान्यता मिला था 30 जनवरी 1992 को मिला था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुख्यालय जो है मुंबई में है। याद रखिएगा इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था। यह जो घोषणा किया गया था 1986 में घोषणा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिणी एशियाई महिला कौन बन गई है। तो यह जो पहली दक्षिणी एशियाई महिला जो बनी है यह हो जाएगा प्रतिमा भुल्लर मंडलोनाडो बनी है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है। तो यह प्रथम राज्य जो बना है मध्य प्रदेश बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यह जो घोषित किया है केरल को किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो यह जो शामिल हुआ है वह अमेरिका हुआ है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडियन गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। तो यह जो रखे हैं ऑस्ट्रेलिया में रखे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो यह जो किया गया है देहरादून में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। यह जो नामित किया गया है सौरभ गांगुली को नामित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ऑल मुहद अल हिंद 2023 का आयोजन किया गया है। तो यह जो आयोजन किया गया है सऊदी अरब और भारत के बीच किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहली समुद्री प्रशिक्षण गोवा से मुंबई के बीच में किए हैं। तो यह जो किए हैं फास्ट इंस्पेक्टर का किए हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। यह जो किया जाएगा भारत के द्वारा किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 का विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। तो यह जो घोषित किया है नेपाल ने किया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया गृह लक्ष्मी योजना और अत्रा भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है। तो यह जो शुरू किया गया यह कर्नाटक में शुरू किया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं, दिया गया है किसी परीक्षा जो कि यह अब जो क्वेश्चन दिया गया वो मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। इसका अब आंसर जो है हम पीडीएफ में दे देंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।